अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज ना हमने डाटा रैंगलिंग को देखना है। तो टाइटैनिक के डाटा सेट पे देखेंगे। बाद में आप लोग को प्रैक्टिस के लिए ना कुछ चीज़ें दूंगा। प्रोजेक्ट ही समझ लो, ये भी प्रोजेक्ट है, करना सभी नहीं है। ठीक है। और कल भी क्लास होगी, संडे को क्लास नहीं होगी। तो या कल नहीं होगी, संडे को होगी। ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा तो क्या करेंगे आप लोगों ने ना, संडे तक मुझे सारी असाइनमेंट्स अपनी पुरानी सबमिट करवानी है। तो वो मैंने सर्टिफिकेट्स के लिए आगे नाम देने थे डिज़ाइनर को ना। तो वो इसलिए ना मुझे जिस चीज़ की असाइनमेंट क्लियर होगी, फिर मैंने संडे को सबके नाम फॉरवर्ड कर देने हैं। उसके बाद फिर अल्लाह वारिस। ठीक है। जिसका नहीं हुआ नहीं हुआ। ठीक है। मुझे ना कहना कुछ। तो आज हम डाटा रैंगलिंग को देखते हैं। सही है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज ना हमने डाटा रैंकिंग को देखना है। मैंने ऑलरेडी नोटबुक बनाई हुई है। तो मैं आपको बस जल्दी जल्दी समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है, क्योंकि ईडीए आधा पार्ट तो इसका ईडीए वाला ही है। कुछ इसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा देख लेंगे उसको। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली डाटा रैंगलिंग होती क्या है। ठीक है। डाटा रैंगलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ना डाटा को पहले क्लीन करते हैं। ठीक है। इसके अंदर से फजूल चीज़ें निकालते हैं। क्या हो गया। हाँ, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। देख लेने तो हो रही है। अच्छा, डाटा रैंगलिंग क्या नाम है, प्रोसेस है जिसमें ना सबसे पहले मतलब इसके स्टेप्स होते हैं। बेसिकली इसका मतलब है कि डाटा को क्लीन करना। ठीक है। इसको रीप्रोसेस करके मशीन लर्निंग के लिए ना क्लीन करके इसको प्रोसेस करना। ठीक है। रीप्रोसेसिंग यही होती है कि आप डाटा में डिफरेंट तरह की चेंजेस करती हो, ताकि उसकी जो मशीन लर्निंग के जब आप मॉडल्स अप्लाई करो ना, तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि डाटा को क्लीन करना, फिर ट्रांसफॉर्म करके मॉडलिंग डाटा विद ना द गोल ऑफ डिस्कवरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर्मिंग कंक्लूजन एंड स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है। इससे ना लाइक डाटा काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो जाता है, जिससे एक तो आपको प्रेडिक्शंस में जो एक्यूरेसी होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगी। ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है। तो इसके वेरियस स्टेप्स हैं। बेसिकली तो वही हैं जो हम ईडीए में अप्लाई करते हैं। तो वही स्टेप्स से पहले डाटा को गैदर कर लेना, फिर असेस करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ईटीसी, वो सब चीज़ें करनी है। ठीक है। तो उसके बाद हमने डाटा को क्लीन करना होता है। ठीक है। क्लीनिंग के अंदर सबसे पहले तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा कॉलम्स को रिमूव करना चाहिए। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज के साथ डील करना है। फिर डुप्लीकेट्स हमने नहीं देखे थे, हम डुप्लीकेट्स को भी आए देखेंगे कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेट जैसे ना, मतलब ये 4-5 रोज, मतलब कि 4-5 नहीं ज्यादा होंगी जो बार बार आ रही हैं। ठीक है। हम उनको डुप्लीकेट्स कहते हैं कि उनकी सबकी वैल्यू सेम है, तो हम उनको रिमूव कर देंगे। तो बाद में फिर आउटलायर्स देखेंगे कि आउटलायर्स कैसे खत्म करते हैं। बेसिकली 3-4 मेथड्स होते हैं, काफ़ी और 2-3 और भी मेथड्स हैं, लेकिन जो हम 3 ही देखेंगे, 3 भी नहीं 2 देखेंगे। विजुअलाइजिंग वाला तो मैंने बता दिया कि आप बॉक्स प्लॉट या कोई भी ग्राफ बना के ना, तो आप देख सकते हो कि जो चीज़ें बाहर पड़ी हुई ना एक्स्ट्रा, आप फिर क्या करोगे, ग्राफ से वो वैल्यू उठा के ना उससे कम वैल्यू का सारा डाटा उठा लो। तो वो विजुअलाइजिंग के लिए विजुअलाइजेशन के ज़रिए आप कर सकते हो आउटलायर्स को खत्म। दूसरा मेथड होता है आईक्यूआर मेथड ना, कि इंटर क्वांटाइल रेंज मेथड। तो अगर किसी को पता है तो मैंने जो आप लोगों को भी इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है। ये जो अभी हमने वो ईडी वाला लेक्चर मैंने दोपहर को दिया था ना, तो उसके अंदर मैं ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। वो देख लेना। और फिर एक मेथड आ जाता है जी स्कोर। ठीक है। तो जी स्कोर को भी हम देख लेंगे। आज से मैं एक्सप्लेन नहीं इतना करूंगा, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा कि क्या चीज़ है। आईक्यूआर को थोड़ा बहुत फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो इसमें से जो मोस्टली यूज होता है ना, आईक्यूआर मेथड ही आउटलायर्स को रिमूव करने के लिए ना। कुछ जगह पर जी स्कोर भी होता है। बल्कि अपने डाटा की किस्म को देख के ना आपने फिर उसको डिसाइड करना होता है कि आपने उसको कैसे खत्म करना चाहिए। तो फिर ना हम डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर बेसिकली हम डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं। लाइक डाटा मोस्टली स्क्यूड होता है। जैसे स्क्यूनेस में कैसे एक्सप्लेन करूं कि जैसे ना, मतलब कि सारा डाटा एक तरफ ग्राफ बनाया, आपने हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है। आप देख सकते हो कि हिस्टोग्राम के ना एक तरफ ही सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है। तो उसकी कोई कर्व नहीं बन रही बकायदा। जैसे हम कर्व बनाते हैं ना, तो कर्व आप लोगों को पता होगा कि ऐसे लाइन ऊपर जाके सीधी जाती है, फिर नीचे को आ जाती है। ठीक है। वो कर्व होती है, बेल कर्व कहते हैं उसको। तो अगर वो नहीं बना रहा तो उसका मतलब ये है कि हमारा डाटा नॉर्मलाइज नहीं है। ठीक है। उसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए वेरियस मेथड्स हैं। पीछे ये तो 6 लिखे हुए हैं, इससे भी ज्यादा है। ठीक है।
तो आज हम पहले 3 ही देखेंगे, मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्ड स्केलर, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये 3-4 मेथड्स को देखेंगे। तो इस डाटा को ऑर्गेनाइज करके जो हमने किया होगा ना सारा डाटा जितना भी है, तो उसको ऑर्गेनाइज हम कर लेंगे, फिर उसको ना ट्रांसफर कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है, अपनी फाइल में सेव कर लेंगे, ताकि जब अगर बाद में हमने उसको मशीन लर्निंग के लिए यूज करना हो तो हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो मिलके एक डेटा एनालिसिस का बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पता है क्यों पार्ट है ये? जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ना, वो 80% ऑफ द टाइम डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है। बाकी 20% ऑफ द टाइम वो उस पे मशीन लर्निंग ईटीसी के एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर रहे होते हैं। 80% टाइम डाटा को क्लीन ही किया जाता है, ठीक है, क्योंकि डाटा क्लीन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारे रिजल्ट ही नहीं सही आने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वेब स्क्रैप करके ट्विटर का डाटा उठा लिया, उसमें फजूल चीजें पड़ी हुई हैं, आपने उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने कोई डाटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हम किसी हैशटैग के जरिए डाटा उठा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाटा साइंस के डाटा उठा रहे हैं कि डाटा साइंस के बारे में किन लोगों ने कितने ट्वीट्स किए हुए हैं, तो उसमें से किसी किसी ने यूज डाटा साइंस का हैशटैग किया हुआ है, लेकिन वो ऊपर लिख रहा है कि भाई मेरी ये चीज खरीद लो, ठीक है। तो ऐसे करके ना उन तरह के डाटा को हमने क्लीन करना होता है, क्योंकि वो हमारे मशीन लर्निंग को एल्गोरिथम्स को खराब करते हैं, वो हमारी प्रिसीजन और एक्यूरेसी को खराब करते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा यही है कि क्या नाम है, डाटा मोस्टली इनकम्प्लीट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो और क्या नाम है, जिससे ना ट्रेंड्स और बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। तो बेसिकली डाटा रैंगलिंग का मतलब यही है कि आप डाटा को ना रॉ फॉर्मेट से क्लीन करके ना एक बेटर वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में ट्रांसफर करते हो, सही है। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेंगे, सही है। वही 4 मेजर लाइब्रेरीज जो हमें चाहिए होंगी, ठीक है, मैंने इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमने डाटा को रीड करना है। रीड मैंने बताया हुआ है कैसे करते हैं कि pd.read csv या जिस तरह की भी फाइल आपने उस टाइप की फाइल को यहाँ से रीड कर लेना है। मैं इसको रन करूंगा तो ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। फिर हमने वो डाटा को असेस करना है, कि चेक करना है कि किसमें क्या क्या चीजें हैं और वो सब ना, तो पहले हम हाइड करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब ये देखो ना यहाँ पर सारे वो कॉलम्स और etc वो सारी चीजें आ रही हैं, सही है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल डॉट ट्रांसपोज लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 5 रोज ले रहे हैं और ये कॉलम ज्यादा हैं, तो हाँ मैं इसको भी ऐसे भी रन कर सकता हूँ। ऐसे भी ये बेटर लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ट्रांस करके भी देख सकता हूँ, ऐसे देखना ईजी है। तो आप ट्रांसपोज का यूज यही होता है बेसिकली ना, कि आप ट्रांसपोज को यूज करके अगर ज्यादा रोज कम है और कॉलम ज्यादा है तो आप ऐसे करके बेटर वे में देख सकते हो। उसके बाद हम उसके कॉलम्स देख लेंगे, ठीक है। उसके कॉलम्स उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, लाइक वो सारे बता रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है इसकी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता है सारी, ये डाटा टाइप्स के हैं और एडीसी ना, इसमें कितनी नॉन नल वैल्यूज हैं, और वो मुझे बता रहा है 2 फ्लोट के कॉलम हैं, 2 बूल के हैं, 5 इंटीजर के हैं, ठीक है, 7 ऑब्जेक्ट के हैं, मेमोरी इतनी ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी बेसिक स्टैट समरी देख लेनी होती है, उसके लिए आप डिस्क्राइब का फंक्शन यूज करते हो। तो डिस्क्राइब ऐसे ही करना है, जैसे ये सारा ईडीए का पार्ट है, ठीक है। जैसे मैंने ईडीए किया था, मैं स्टेज को जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। तो उसमें डिस्क्राइब में वो सब कुछ वही बता रहा है जो पता है, कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्स और 70% पे क्या वैल्यू है, मीन इसका, हर कॉलम का जो न्यूमेरिकल डाटा है। उसके बाद आ जाती है जो मेजर चीज है वो है क्लीनिंग डाटा, ठीक है। डाटा को क्लीन कैसे करना है? तो सबसे पहले ना हमने अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव करना है, और सबसे ज्यादा पहला अनवांटेड कॉलम कौन सा है? अननेम, क्योंकि ये बेसिकली किधर गया, ये हमें बता रहा है जो अननेम का नहीं, सिर्फ हमें क्या बता रहा है, इंडेक्सेस ही बता रहा है। तो ये हमें कॉलम चाहिए नहीं, तो मैंने इसको सीधा सीधा सी बात है कि डीएफ ड्रॉप करके ना इसको खत्म कर दिया यहाँ से। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, सही है। तो उसके बाद आ जाता है अगला कॉलम, वो है हमने नल वैल्यूज को देखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नल वैल्यूज को देखूँ ना, तो आप यहाँ पर देखो कि वो हमें बताइए कि टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यूज कितनी है। तो क्योंकि इसका दूसरा स्टेप यही है ना, कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो हमने एक्स्ट्रा कॉलम को खत्म करना है, फिर हमने मिसिंग वैल्यूज को, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि एज के कॉलम में ना 177 मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद इम्बार्क में 2 हैं, इम्बार्क टाउन में 2 हैं, ठीक है। और डेक में देखो 688 है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 890 समथिंग। तो ये मतलब कि 70% से प्लस डाटा जो है वो नल वैल्यूज पड़ी हैं। तो जाहिर सी बात है, इसको अब हम फिल तो नहीं कर सकते इतना ज्यादा डाटा, हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। इस कॉलम को ही खत्म कर देंगे। तो मैंने यहाँ से डीएफ ड्रॉप किया, ठीक है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ये कॉलम यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने नल वैल्यूज को फिल करना है। अब एज एक न्यूमेरिकल डाटा है, तो इसका मीन ले सकते हो, ठीक है। या तो हो सकता है ना कि सारी नल वैल्यूज को ड्रॉप कर दो, लेकिन डाटा पहले इतना थोड़ा है, अगर हम वो भी खत्म कर देंगे तो डाटा और बहुत थोड़ा रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी नल वैल्यूज वाले सारी रोज को डिलीट कर दूं, तो इसका ये बेटर प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसका क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल डाटा है फॉर एग्जांपल, तो एज जाहिर है न्यूमेरिकल डाटा, तो हम इसका मीन ले लेंगे कि एवरेज एज बाकी सब कॉलम्स में फिल कर दो।
तो वो उसने क्या किया कि बाकी सब कॉलम्स में ना वो एवरेज एज को फिल कर देगा। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो जिस कॉलम में आपने करना है वो लिखो, फिर नल वैल्यूज लिखो, फिर जिसके साथ आपने करना है, मैंने एज के साथ ही करना है ना, जाहिर सी बात एज के मीन के साथ मैं उस कॉलम का मीन ले लेता हूँ। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर वेरिएबल बना लो मीन का, फिर वहां पर मीन फाइंड करके यहाँ पर मीन लिख दो, ठीक है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि वो आप इसको ट्रू कर दो कि डाटा अपडेट हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको भी रन कर लिया। उसके बाद उस दिन मैंने इम्बार्क डाउन की वैल्यूज को पहले क्या कर दिए थे खत्म, लेकिन मैं इसको फिल भी तो कर सकता हूँ ना, कि मैं किसी और वैल्यू से, क्योंकि दो दो तो वैल्यूज इतना डाटा को खराब तो करेंगी नहीं। तो मैं इसमें ना, अब आपने देखना है कि इसमें फिल क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे हम, अगर किसी ने वो वीडियो देखी है सारे चले गए। वो मीन लेंगे, मोड लेंगे, या मीडियन लेके फिल करेंगे। इम्बार्क्ड और इम्बार्क डाउन में कैटेगोरिकल टाइप का डाटा है, ठीक है। कोई हैंड रेस करे कौन सा डाटा लेंगे, क्या किस चीज के जरिए फिल करेंगे इसको। हाँ, वही तो बोलो। ए अरसल, माइक ऑन करो। अरसल की कौन है, का माइक ऑन करना है। अच्छा तला, तुम करना माइक ऑन। मेरी आवाज आ रही है। सो गए हो सारे। अच्छा, क्या सारा ऊपर से। वही वो नल वाली को हम फिल कर रहे थे, जैसे ईडीए के अंदर ही जो सब किया था वही सब कर रहे हैं, क्योंकि वो ईडीए मैंने बताया ना इसी का पार्ट होती है डाटा रैंगलिंग का, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं कि मैंने नल वैल्यूज को पहले देखा यहाँ से, फिर मैंने एज की वैल्यू को फिल कर दिया, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसमें दो और कॉलम भी, डेक को तो हमने खत्म कर दिया ओवरऑल, बाद में इम्बार्क और इम्बार्क डाउन बच गया, उसमें दो दो नल वैल्यूज है, ठीक है। तो मैंने उस दिन किया था कि इसको ड्रॉप कर दिया था, मैं ड्रॉप नहीं कर रहा, मैं इसको फिल करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको किस चीज के किसके साथ फिल करूंगा, लाइक कौन सी वैल्यू दूंगा इसको, वो पूछ रहा हूँ तुमसे, वो मुझे बताओ। मैं इसको किस वैल्यू के साथ फिल करूंगा। यहाँ चलो, इम्बार्क और इम्बार्क डाउन, जिसके अंदर वो साउथ हैम्पटन इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं, शहरों के नाम और उनके प्रीफिक्स। मीन लेंगे, मोड लेंगे, मीडियन लेंगे, क्या लेंगे। तो पहले ही नल ले, वो भी फिर जाहिर सी बात है कि नल वैल्यूज होगी। अगर नोट मेंशन लिख दिया तो नल वैल्यू होगी, फायदा फिर क्या है उसका। मैंने स्टैट्स वाली बुक भेजी थी, किसी ने भी सहमत की हो, अगर सिर्फ 50 पेजेस की बुक थी और उसमें भी सिर्फ ग्राफ्स ही बने हुए थे, पढ़ने की किसी ने सहमत नहीं की। यार मीन मोड मीडियन का तो शुरू से पढ़ा है, वो भी नहीं पता क्या होता है। मीन और मीडियन न्यूमेरिकल के साथ होता है ना, मोड किसके, मोड क्या होता है, मोड पता है किसी को। वो मीडियन होता है। मीडियन का जाहिर सी बात है मतलब मीड में जो है। मोड क्या होता है। हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है, इसमें बार बार कोई चीज आ रही होगी ना, तो हम मोड ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इन दोनों कॉलम्स में ना मोड के साथ उनकी वैल्यूज को फिल कर दिया। अब इधर मैंने जीरो पता क्यों लिखा है। जीरो लिखने की एक रीजन है, क्योंकि जब मोड ले रहा हूँ ना, तो वो हम इसको बताना पड़ेगा कि यहाँ से मैंने रो वाइज लेना है कि कॉलम वाइज लेना है, ठीक है। तो मैंने रो वाइज लेना है, तो रो के एक्सिस जाहिर सी बात है जीरो होते हैं, ठीक है। कॉलम के वन होते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको जीरो इसलिए बताया। अगर मैं इस कॉलम को भी रन करूंगा ना, तो ये यहाँ पर इनको भी फिल कर देगा। अगर हम दोबारा चेक कर ले कि नल वैल्यूज खत्म हुई है कि नहीं, ये सारे डाटा में से ना जितनी भी नल वैल्यूज है ना, वो क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, उड़ गई हैं, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप्स जो मैंने लिखे ना, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, नल वैल्यूज को भी खत्म कर दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉलम्स को भी कर दिया। अब आ जाती है डुप्लीकेट वैल्यूज, सही है। तो डुप्लीकेट वैल्यूज का किधर गया, डुप्लीकेट वैल्यूज को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो हमने डुप्लीकेट वैल्यूज को चेक कर लेना है। उसके लिए सिंपल सी टर्म है कि डी ऑफ डुप्लीकेटेड लिखो, ये फंक्शन है, ठीक है, मेथड है। उस पर डॉट सम लिख दो, जैसे हम नल का करते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ ना, तो 111 कितनी है, 111 डुप्लीकेटेड वैल्यूज है, ठीक है। तो फिर मैं उनको खत्म कर दूंगा। उसके लिए सिंपल जैसे ड्रॉप नल वैल्यूज होते हैं ना, वैसे ड्रॉप डुप्लीकेट्स भी है। तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देना, फिर डाटा अपडेट हो जाए। अगर नहीं ऐसे करना तो आपने डीएफ इज इक्वल टू डीएफ इस तरह करके कर देना। सही है, ये अब हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब अगर मैं इसकी शेप चेक करूँ ना,
अब पीछे रह गए हैं सिर्फ 780 रोज, ठीक है, 13 कॉलम रह गए हैं और 780 रोज रह गए हैं कि डाटा जितना हम क्लीन कर सकते थे कर दिया है। सही है। अब आ जाती है बारी, अब इसमें और भी बहुत चीजें चीजें कर सकते हो कि लाइक इनके डाटा टाइप्स को चेंज करो, जहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखा है इनको 10 कर दो ताकि वो न्यूमेरिकल डाटा हैंडल करने में आसानी हो, ठीक है। वो ऐसी चीज ना, जब आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स वगैरह अप्लाई करते हो तो आप उसमें ये सब चीजें आपको करनी पड़ती हैं। जैसे फीमेल और सेक्स की जगह ना, जब मेल और फीमेल की जगह वैल्यू साइन कर दो, अगर 1 है तो मेल है, 2 है तो फीमेल है, ठीक है। ऐसे अब क्या नाम है, कैटेगोरिकल डाटा को ना न्यूमेरिकल डाटा में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह की आप चीजें करोगे ना, तो जब मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम्स अप्लाई करोगे ना, तो उसमें आसानी होगी। तो मैं फॉर एग्जांपल, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने डुप्लीकेट्स को भी खत्म कर दिया, मिसिंग वैल्यूज को भी खत्म कर दिया, एक्स्ट्रा कॉलम्स को भी खत्म कर दिया। अब जाहिर सी बात है आउटलायर्स को खत्म करना है। आउटलायर्स के 3 मेथड है, ठीक है। विजुअलाइज कर लेना है, लाइक मैंने बॉक्स प्लॉट बनाया एज का फॉर एग्जांपल, बाकी सारी क्या नाम है 60 से नीचे है और 60 से ऊपर जितना डाटा है ना, वो सारे 5-6 बंदे अकेले जाके बैठे हुए हैं ऊपर, ठीक है। तो मैंने इनको क्या करना है कि मैंने डीएफ इज इक्वल टू डीएफ लेस देन इस तरह कर लेना है कि इससे कम जितने भी है ना, उनका डाटा सिर्फ उठा लो। तो ये मैंने बताया हुआ आईडिया वाले लेक्चर में, तो ये वाला स्टेप आप कर सकते हो। बेस्ट नहीं है ये, कर सकते हो। बेस्ट मेथड है कि आईक्यूआर मेथड यूज करो, ठीक है। मोस्टली आईक्यूआर मेथड यूज होता है, इंटर क्वांटाइल रेंज, ठीक है। तो हम उसको देख लेते हैं कि हम उसको कैसे खत्म करते हैं। पहले सबसे पहले तो मैंने एज में से खत्म करने हैं, ठीक है। तो एज में फेयर में से चलो मैं कर लेता हूँ, एक मेथड में ऐसे करके दिखा देता हूँ, एक उससे करके दिखा देता हूँ। तो फेयर में से कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल हमने अच्छा क्वांटाइल इंटर क्वांटाइल रेंज होती है, अपने डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। तो Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। अब मिलकर रेंज 1 रेंज 2 रेंज 3 इस तरह रेंज 4 करके। तो वो सिंपल आपने लेना, फिर उसका क्वांटाइल ले लेना कि 0.25 मतलब कि 25% डाटा ले लेना। Q3 ऐसी बात है कि 75% होगा, क्योंकि चौथे में तीसरे हिस्से में 75 ही आएगा। तो अपने 75% वो ले लेना है। आपने इंटर क्वांटाइल रेंज करने फॉर्म इस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। Q3 माइनस Q1, पहले Q1 और Q3 फाइंड कर दो, और फिर ये वाला फाइंड कर लो। ये होते हैं इनर और आउटर बाउंड को कहते हैं इन दोनों वैल्यूज का ना। ये आप इसका ना, इसको समझने का आसान तरीका है, आप इस कोड को कॉपी करो, मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था, मैं बता ही देता हूँ। इस कोड को कॉपी करो, ठीक है। और आप यहाँ पर जाओ चैट जीपीटी पे, ठीक है। यहाँ पर लिखो, मैं अभी इसको खत्म ही कर दूँ एक सेकंड। यार यूजेज, ये यूजेज बहुत है इसका, एक वो भी है कोई चैट सोनी करके कुछ था, ये भी एक है। चैट सोनी काफी है, गूगल मार लेना, उस पे काफी रहते हैं। चल कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता, वो आज बंदे बहुत है ना। मैं अगर एक्सप्लेन कोड लिख के इस पे ये चीज लिखूंगा ना कि मुझे ये कोड एक्सप्लेन कर दो, तो ये अगर चल जाए तो ये मुझे एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर देगा। काफी स्लो चल रहा है। आउटलायर डिटेक्शन एंड रिमूवल ऑन द फेयर कॉलम ऑफ डाटा फ्रेम, डीएफ मुझे बता रहा है, ठीक है। तो वो साथ में जो ये बता रहा है कि इंटरक्वांटल रेंज इज देन कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग, पहले वो कह रहा है हमने Q1 Q2 फाइंड किया। ऐसे अगर आपने कोई कोड समझना हो ना, तो ये सबसे बेस्ट वे है कि आप कोड को पेश करो, उसको मुझे एक्सप्लेन कर दे। अ, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ ना टीच मी दिस कोड इन डिटेल, ठीक है, मुझे टीच भी कर देगा। एरर आ गया, इनका वाकई एरर चल रहा है, चलो ये देख लेना बाद में। तो आपने ऐसे आईक्यूएल मेथड से ना खत्म कर देना है। फिर इसका एक फॉर्मूला होता है कि आपने इससे नीचे जो आउटलायर्स को खत्म करने का, वो ये, अगर आप डाटा ले लो उसके अंदर ये फॉर्मूला लगाओ कि वो वाला स्पेसिफिक कॉलम इस वैल्यू से बढ़ाओ, और वही स्पेसिफिक कॉलम इस वैल्यू से छोटा, मतलब इसके दरमियान में जो डाटा है ना, इनर बाउंड और आउटर बाउंड, ये इनर बाउंड हो गया, ये आउटर बाउंड हो गया, इसके दरमियान में इतना डाटा है ना, वो मुझे दे दो। तो मैंने आउटलायर्स को खत्म किया, फिर मैं इसका प्लॉटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ना कितना प्यारा प्लॉट बन रहा है। पहले अगर आप इसके बगैर बनाते ना, तो मैंने लास्ट सेक्शन में दिखाया था, वो बिल्कुल ऐसे सूख के ना एक जगह पे बन जाता है सारा प्लॉट। तो इसका फायदा ये है, ठीक है। फर्दर आपने कर सकते हो, लाइक इसमें से अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ना कि मैं 60 से नीचे नीचे ले लूँ, तो और आउटलायर्स खत्म हो जाएंगे, सही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्ट रेंज खुद ब खुद अपने हिसाब से खत्म कर देती है। उसके बाद एक मेथड है जी स्कोर का। जी स्कोर बेसिकली स्टैट्स में एक मेथड है। तो उसके लिए आपको स्टैट्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो स्कीपी के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। तो उसके लिए अगर स्कीपी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी, अगर कोंडा बेस्ड एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर इंस्टॉल्ड होगी है लाइब्रेरी भी, ठीक है। आपने क्या करना है, फ्रॉम स्कीपी इंपोर्ट स्टैट्स, मैंने ये बताया कि हम इस तरह क्यों करते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इंपोर्ट स्कीपी भी कर लो, फिर मुझे स्कीपी डॉट स्टैट ऐसे करके करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी लाइब्रेरी के अंदर से ना कोई स्पेसिफिक वो चीज ना उसको फाइंड कर सकते हो, मतलब इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या कि स्कीपी की लाइब्रेरी से स्टैट्स का वेरिएबल इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, स्टैट्स का जो फंक्शन है वो इंपोर्ट कर लिया।
उसके बाद आपने z इज इक्वल टू np डॉट abs फाइंड करना होता है, ठीक है। वो उसके अंदर आपने लेना स्टैट्स डॉट जी स्कोर, और इसका ये फाइंड करना, इससे क्या होगा कि आपको बस जी स्कोर आ जाएगा, ठीक है। ये जी स्कोर फाइंड करने का फॉर्मूला है। उसके बाद आपने थ्रेशोल्ड फाइंड करना है। थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमेशा आप 3 रखते हो, या ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन हम ज्यादा 3 रखते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सेम वैसे ही जिसमें हमने इससे नीचे वाला डाटा लिया था ना, वैसे ही हमने क्या करना है कि वो डाटा दो जिसमें जी जो है ना वो थ्रेशोल्ड से छोटा है। वो आप वैसे करके ना आप फिर क्या कर सकते हो, इसमें से भी आउटलायर को खत्म कर सकते हो। जैसे देखो ना, ये ग्राफ आउटलायर्स को खत्म कर रहा है, सही है। पहले क्या था, पहले अगर हम मैं इसको उसके बगैर बनाता ना तो ये बहुत ज्यादा अजीब सा ग्राफ बनना था, ठीक है। तो आउटलायर्स को हमने यहाँ से भी खत्म कर दिया। दो मेथड है, तीसरा आपको मैंने बताया कि आप वो ले लो विजुअलाइजेशन में। जैसे मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ यहाँ पर लिख दूंगा कि फेयर मुझे तो जो वो दो जो 60 से छोटा थोड़ा थोड़ा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप खत्म कर सकते हो, लेकिन बेस्ट होता है आईक्यूआर का यूज करो, और जी स्कोर को भी यूज कर सकते हो। आप इसको ना क्या करो कि आप इसको भी कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो। आप यहाँ पर इसको सिंपली कॉपी करो, तो यहाँ पर जाओ, ठीक है। इसके लिए एक और एक्सटेंशन मैंने बताया था, तुम गिटहब कोपायलट लैब इसके अंदर भी है, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सटेंशन है गिटहब कोपायलट लैब, मैं यूज नहीं करता, लेकिन वो अच्छी एक्सटेंशन है। उसके अंदर भी आपको वो भी आपको कोड समझा देता है कि कोड के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। गिटहब कोपायलट कोड स्पेसिस आ गए, तो इधर किधर होगा कोपायलट नाइटली। हम्म, ये आ गया आई गेस। नहीं, ये रहो किधर की एक्सटेंशन, इसके अंदर है कोपायलट लैब। ये पहली एक्सटेंशन है। इसको भी इंस्टॉल कर लोगे ना, ये भी आपको क्या करता है, कोड ही बताता है। जैसे ये साथ देखो ना, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कोड पूरा। यहाँ पर वो आपको या अगर आपने कोई किसी एक्सटेंशन की यूजेज सीखनी हो ना, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। लाइक कोई भी एक्सटेंशन खोलो, उसकी बता देगा फीचर्स में क्या क्या फीचर्स हैं इसके। अगर मैं वही कोड करूँ ना कि टीच मी दिस कोड, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, इसको कोई पेस्ट करूँ, तो आजकल ये काफी डाउन चल रहा है, इसका सर्वर है, काम चल रहा है इसका। तो टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग देख लेना इस पे ना। हम्म, क्या कर रहा है ये, वेट कर लेते हैं, कर ही देगा। उन्होंने बता रहे हैं कि हमने ऐप्स को यूज किया कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लें, फिर हमने जी स्कोर को फाइंड किया आईटीसी, वो सारा कोड मुझे एक्सप्लेन करके बता रहा है, ठीक। कुछ भी समझना हो ना तो यहाँ से आप समझ सकते हो। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि टीच मी व्हाट इज जी स्कोर, या इस तरह का कुछ भी लिखो। अब लिंक भी मांग सकते हो, किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दे, मैं वहां से समझ लूँ। तो इसका चैट जीपीटी का ये फायदा, सही है। तो हमने जी स्कोर से भी देख लिया कि आउटलायर्स को कैसे खत्म करते हैं, सही है। तो ये चीज भी देख ली हमने। उसके बाद आ जाती है बात डाटा को नॉर्मलाइजेशन। हम ये ना क्लीनिंग के इस पार्ट तक आ गए हैं, ठीक है। ये हमने चीजें पहले भी पढ़ी हुई है, इसमें हमने एक आधी चीज नहीं देखी है। उसके बाद आया था ट्रांसफॉर्मिंग डाटा। अच्छा, ट्रांसफॉर्मिंग और इसके दरमियान में एक चीज आती है फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग होती है कि आप डिफरेंट टाइप की ना वैल्यूज को फील कर सकते हो, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग मशीन लर्निंग के जरिए यूज होती है। तो फीचर इंजीनियरिंग तो नहीं भी देख रहे हो, काफी हाई एंड चीज हो जाती है एक हिसाब से। उसके लिए ना आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, और वो इस कोर्स में हम कर भी नहीं रहे। हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा नॉर्मलाइजेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो इधर करके आती है फीचर इंजीनियरिंग जो है, जिसको स्किप कर रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को देख लेते हैं वो क्या है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन मैंने पहले पहले बताया कि डाटा अक्सर स्क्यूड होता है, ठीक है। कि एक ही तरफ ना जाकर पड़ा होता है या होता है राइट स्क्यूड या होता है लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है। राइट स्क्यूड होता है कि अगर डाटा लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है ना, सारा आगे, तो वो राइट स्क्यूड होता है, ठीक है। अगर राइट पे पड़ा हुआ है तो वो लेफ्ट स्क्यूड होता है। हिस्टोग्राम बना के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के ना डिफरेंट वेज हैं। हम तीन ही देख रहे हैं, एक तो मिन मैक्स स्केलर, एक स्टैंडर्ड स्केलर, और एक हम देख रहे हैं लॉग वाला, ठीक है। लॉगरिथमिक कैसे उसका लेना है। उसके लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए एक साइकिल लाइन। मोस्टली आप अगर आप लोग कोडा एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ये होप्स हो कि इंस्टॉल्ड हो। मुझे आइडिया नहीं कि होती है कि नहीं, लेकिन शायद इंस्टॉल होती है ऑलरेडी, ठीक है। नहीं तो अपने साइकिल लाइन की लाइब्रेरी को ऐसे कोंडा इंस्टॉल साइकिल लाइन करके ना इंस्टॉल कर लेना अपने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर जाके, सही है। तो वहां से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद सिंपल वैसे ही कि अब देखो ना, प्री प्रोसेसिंग में टर्म इसलिए यूज कर रहा था कि हम डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं मशीन लर्निंग के डिफरेंट टास्क के लिए ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, एसके लर्न, हम जब भी अपने साइकिल लर्न को इंपोर्ट करना तो एसके लर्न यूज होती है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है एसके लर्न, साइकिल लर्न नहीं एसके लर्न, ठीक है। तो वहां से मैंने एसके लर्न और प्री प्रोसेसिंग की एक टर्म इंपोर्ट की, मिनमैक्स स्केलर, ठीक है।
फिर मैंने किया, उसको बताया कि सिलेक्ट द कॉलम्स टू नॉर्मलाइज, जो मैंने कॉलम्स को नॉर्मलाइज करना है वो कौन से, एज और फेयर, ठीक है। मैंने उसको कहा कि कॉलम्स टू नॉर्मलाइज एक वेरिएबल बना लिया। ये वेरिएबल्स बनाने जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बना लिया, ठीक है। तो कॉलम्स टू नॉर्मलाइज मैंने उसको बताया कि एज और फेयर को करना है। फिर मैंने एक स्केलर, ये जो मिनमैक्स स्केलर दिया ना, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, इसके स्केलर इज इक्वल टू मिनमैक्स स्केलर, ठीक है। कि मैंने एक पैरामीटर दे दिया स्केलर को। उसके बाद आपने वही कि डीएफ कॉलम्स नॉर्मलाइज, जो अपने कॉलम करने हैं, आप यहाँ पर चाहो तो डायरेक्ट एजेंट फेयर लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी अपने एजेंट फेयर इस तरह भी लिख सकते हो। बेटर मैं ये समझाने के लिए लिखा है कि आपको पता चले, तो मैंने लिखा है इस इधर की जो कॉलम को नॉर्मलाइज करना है वो करो, और स्केलर डॉट फिट, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, ठीक है। कि ये मिन मैक्स स्केलर भी मैं चाहे तो लिख सकता था, मिन मैक्स स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म में से भी कर सकता था। तो डॉट फिट ट्रांसफॉर्म के इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, फिट कर दो, ठीक है। और ये क्या नाम है, उसके अंदर वो मैंने टर्म पास करवा दी, ठीक है, कि ये वाले कॉलम्स को मैंने ट्रांसफॉर्म करना है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये क्या करेगा डाटा के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एज और फेयर के साथ क्या हुआ है। उसने क्या किया कि एज और फेयर को ना एक स्पेसिफिक डेसिमल वैल्यूज के अंदर ट्रांसफर ट्रांसफर कर दिया। अब फॉर एग्जांपल जो 80 एज वाला बंदा है, ठीक है, उसका तो अब कसूर नहीं है ना कि वो बंदा ट्रैवल कर रहा है, उसको हम डाटा से बाहर निकाल दें। जैसे हमको फॉर एग्जांपल कल को कोई प्रेडिक्शन करनी है, तो 80 एज वाला भी तो हमें चाहिए होगा ना। तो अगर कोई 80 एज वाला बंदा डालेगा कि मैं मरूंगा या जिंदा हूँ, ये मेरा फेयर क्या होगा, तो हमें उसको भी चाहिए होगा। तो हमने इस डाटा को नॉर्मलाइज कर दिया कि ताकि वो भी बंदा उस डाटा के अंदर आ जाए। तो पहला मेथड ये मिनिमैक्स स्केलर वाला, ठीक है। ये मोस्टली सबसे इजीएस्ट वे है और ज्यादातर यही यूज होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने वो उसको नॉर्मलाइज करते हुए देखो ना, एज के कॉलम में सारी वैल्यू डेसिमल्स में चलेगी और फेयर के अंदर भी। हमें पता है ये क्या चीज है, हम जिसने मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अप्लाई करना है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक है। नोटबुक बनानी है, उसको हम इसको डिस्क्राइब करूंगा ना, अब देखना इसमें कितना फर्क आएगा इसकी स्टैट्स के अंदर, समरी के अंदर। यहाँ पर पहले पता नहीं क्या कुछ आ रहा था, अब यहाँ पर वन आ गया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू जीरो होगी और ये वन होगा, क्योंकि उसने इसको बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया, जीरो से वन के दरमियान सारा डाटा ले गया, ठीक है। और ये इतनी सारी काउंट वैल्यूज भी सारी मतलब कि देख लो कि 767 हो गई है वैल्यूज। यहाँ पर अब देखो ना, 767 वैल्यूज रह गई हैं सारी। ये डाटा के अंदर 767 रोज रह गई, टोटल 890 समथिंग रोज थी। तो हमने ऐसे कर दिया। एक दूसरा वे है कि ये सबसे बेस्ट वे है मिनमैक्स स्केलर का डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। एक दूसरा वे भी है। दूसरा वे वो हम कह देंगे स्टैंडर्ड स्केलर। ये मैंने वैसे लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पर, लेकिन क्या नाम है, मैं अब हर चीज आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसके लिए मैंने कहा था स्टैट्स के कॉन्सेप्ट ना आप इसको इन चीजों को देख लो। सही है। तो अब अगर आप एक्स आपने स्टैंडर्ड ले लिया, उसका फॉर्मूला ये कि आप एक्स स्टैंडर्डाइज, लाइक एक्स का स्टैंडर्डाइज मीन कैसे फाइंड करते हो, उसका एक्स में से एक्स डॉट मीन माइनस करते हो, फिर उसको स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डिवाइड कर देते हो। उसने बताया कि एक्स ओरिजिनल वैल्यू और ये जो एक्स स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, ठीक है। ये भी वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाला किया, इसमें बिल्कुल चेंज नहीं है, ठीक है। करना ये भी वैसे ही है। उसमें से आपने वहां से आपने मिनमैक्स के अंदर इंपोर्ट किया था, यहाँ से आपने क्या करना है, डॉट प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट कर लेना। फिर उसको वही कॉलम्स देने के, आपने कौन कौन से कॉलम में से क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस स्केलर को कोई वैल्यू साइन कर देनी है, जो भी हमने स्केलर इंपोर्ट किया उसको उसको स्केलर के साथ वैल्यू साइन कर देनी है। फिर वैसे ही कि जो से मैंने कॉलम करने में मैं डाटा को पास करवाऊंगा, फिर स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म और जो कॉलम पास करवाऊंगा। सिर्फ एक टर्म चेंज किया मैंने यहाँ पर, स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लो कि मिन मैक्स स्केलर, मैंने सिर्फ ये चेंज किया है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ ना, अब यहाँ पर देखो कि अब इसने नेगेटिव और पॉजिटिव की बेस पे वैल्यूज को डिवाइड कर दिया। ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और इसमें डिफरेंट इस तरह की चेंजेस आएंगी, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड स्केल पे इन चीजों को डिवाइड करता है, सेम है फॉर फेयर, ठीक है। इसको आपने देखना है कि ऐसा क्यों करता है स्टैंडर्ड स्केलर। इसको आपने चैट जीपीटी से देख लो, गूगल से देख लो, यूट्यूब से देख लो, जहां से मर्जी देख लो कि ये मिनिमम नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू में क्यों करता है। तो अब देखो ना, ये डाटा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसका फायदा ये है कि जब आप प्लॉट्स बनाओगे ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं, इधर बना लूंगा प्लॉट, हमें इधर एस एन एस डॉट क्या नाम है, स्कैटर प्लॉट बना लेता हूँ, एज और इसका, ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर देखो ना, एक प्लॉट ज्यादा क्लियर बन रहा है, ठीक है। अगर आप वो पुराने प्लॉट से इसको कंपेयर करो ना, तो इसमें काफी ज्यादा चेंजिंग्स आ गई हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेसी के हिसाब से वो हमें वो डाटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह इसका ये फायदा ये है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्केटर की जगह क्या बना लूँ, अगर मैं बना लेता हूँ स्केटर की जगह बॉक्स प्लॉट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको ह्यू का कॉलम देंगे, ठीक है। मैं डाटा इज इक्वल टू कर देता हूँ डीएफ,
और एक्स में हम रख देते हैं इसको एज को, वाई में रख देता हूँ मैं उसको सेक्स को, ठीक है, मेल फीमेल को, और यू में मैं रख देता हूँ, बल्कि इसको मैं इसमें सर्वाइव्ड को रखता हूँ, ठीक है, वो नहीं तो वो सही नहीं बनेगा। सर्वाइव्ड को रखता हूँ और यू में मैं रख देता हूँ सेक्स को, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ ना, ये तो गलत हो गया काम, क्योंकि एज हमने एक्स पे ले लिया तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। सही है, इसमें अगर मैं एज की जगह हम क्या ले आए इधर, इधर मैं अगर सर्वाइव लूँ और यहाँ पर मैं वाई में ले लेता हूँ सर्वाइव्ड सेक्स ले लेता हूँ, ठीक है, कि कितने मेल फीमेल थे, और इधर मैं पी क्लास ले लेता हूँ। ऐसे भी आप कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के प्लॉट्स हैं, बना के ट्राई कर लेने के जिस टाइप का जैसे भी बन रहा है। एज और फेयर के रिलेशन, फंक्शन, स्केटर, स्वाम प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट, ईटीसी, आप जिससे मर्जी बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिप प्लॉट बनाऊँ ना, जो क्या होता है, बार प्लॉट उसका मिक्सचर होता है, स्ट्रिप प्लॉट, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू डी एफ, और उसके अंदर मैंने क्या रखना है, एज, वाई इज इक्वल टू फेयर, इसको बना लूँ ना। यहाँ पर स्ट्रिप लोड सही नहीं बना, क्योंकि इसमें स्ट्रिप लोड बनेगा नहीं, इसमें हम लाइक इसमें अगर मैं इधर एक टर्म सेक्स कर देता है ना, तो उसकी बेस पे स्ट्रिप प्लॉट सही बनता है। आप ऐसे डिफरेंट प्लॉट्स को ट्राई करो, तो ये नॉर्मलाइजेशन करके ना प्लॉट्स आपके काफी ज्यादा बेहतर तरीके से बनेंगे, क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो जाएगा। सही है, इसमें जैसे ये दोनों मेथड नहीं यूज करने, इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करना है, जितने भी सारे मेथड है ना, इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करना है कि जो बेस्ट है, आपको लगता है कि उस डाटा के लिए वो बेस्ट है, आपने उस मेथड को यूज करना है। हर 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 मेथड ना हर डाटा टाइप के लिए बेस्ट नहीं होता, तो आपने इनमें से कोई एक चूज करना है डाटा को समझ के। सही है, तो अब इसके बाद आती है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, तीसरा मेथड। ठीक है, इसके लिए मैं अभी क्या करूँ कि मैं डाटा खराब नहीं करना चाह रहा, तो मैं एक दोबारा से डाटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ एसएनएस की लाइब्रेरी से, वो सेम डाटा ट्रेनिंग का डाटा से। ठीक है, तो मैंने यहाँ से उस डाटा को इंपोर्ट कर लिया, तो इसके अंदर ये सारी उसके बाद मैं क्या करूंगा, एज के कॉलम में इसको वैल्यूज को फिल कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर ये होता है नंपाई की लाइब्रेरी का लॉग। ठीक है, इसके अंदर आपने एसक्यूएल आंसर कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इस कॉलम का लॉग लेना है ना, तो आपने क्या करना है, np डॉट लॉग, और उस कॉलम का ऐसे लॉग ले लेना। सही है, ये जैसे कश्ती का एज का कॉलम है ना, मैंने उसके अंदर उसको वो पास करा दिया np डॉट लॉग के अंदर, तो क्या करेगा कि इसका लॉगरिथम ले लेगा। ठीक है, तो मैंने इसका भी ले लिया, फेयर का भी। अगर अब मैं इसको करके देखूँ ना, यहाँ पर देखो इसने भी डाटा को नॉर्मलाइज ही किया है, इसने ये पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज को ले गया। सेम फॉर द फेयर। ठीक है, फेयर के अंदर भी इसने ऐसे किया, ऐसे क्योंकि सब वैल्यूज का लॉग ले लिया। ठीक है, कैलकुलेटर पे हर एज का ये लॉग लेके देखोगे ना, टीसी लेके देखोगे, तो यही सब चीजें होंगी। उसने ऐसा किया। अच्छा, लोग आप मोस्टली तब लेते हो जब आपने आउटलायर्स निकालने से पहले लेते हो, क्योंकि अगर आप इससे पहले लोगे ना आउटलायर्स निकालने से पहले, आपके आउटलायर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको निकालना भी आसान होगा। तो आप ये चीजें ना क्या करते हो कि उनसे पहले करते हो। मैंने इनको नीचे तब इसलिए रखा है कि आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें क्या करते हो, पहले करते हो आउटलेट से, ये लोग वगैरह लेना ना, तो आप आउटलेट से पहले लेते हो, ताकि आपके आउटलेट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाए। तो मैंने यही कर लिया। ठीक है, तो लॉग रिथमिक लेकर देख लिया। अब अगर मैं इसका बॉक्स प्लॉट बना लूं, देखो ना, अब ये बॉक्स प्लॉट और तरह का बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर भी लेकिन ये काफी हद तक जो आउटलेट्स है ना, वो खत्म हो चुके हैं। सेम फॉर हम क्या नाम एज का देख लेते हैं। ये तो मैंने हिस्ट प्लॉट बना दिया फॉर। अच्छा, अब मैं ये स्क्यूनेस समझाना चाह रहा था। अब ये देखो ना, ये डाटा स्क्यूड है, एक तरफ को पड़ा हुआ है लॉगरिथमिक के बाद। तो अब इसको इसको करने का मकसद ये है कि आपको दिखाना है कि हर हर जो क्या नाम है मेथड है ना, वो हर डाटा टाइप पे अप्लाई नहीं होता, हर डाटा पे। अब मैंने इसको लॉग के बाद इसका प्लॉट बनाया, तो ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या नाम दोबारा से डाटा इंपोर्ट करूँ ना, और उसके बाद दोबारा इसका हिच प्लॉट बनाऊं, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये बेल कर्व बन रही है ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये बेल कर्व बन रही है। अगर मैं यहाँ से माउस से लेके जाऊँ ना, तो ऐसे करके एक बेल कर्व बन रही है। ठीक है, तो इसमें हमें लॉगरिथमिक लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये हमारे डेटा को स्क्यूड, हमने स्क्यूनेस को खत्म करना होता है, और ये स्क्यूड कर रहा है। ठीक है, तो हमें हर हर जो चीज है ना, हम हर डाटा पे अप्लाई नहीं कर सकते हर मेथड। हमें देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा मेथड किस पे अप्लाई करना है। ठीक है, वो हम विजुअलाइजेशन से एटीसी से करते हैं, डाटा को समझ के करते हैं। तो आप ये इसको करने का मकसद ये था कि आपको समझाना है कि क्या नाम है, लोग यहाँ पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है,
आई थिंक सो फेयर के कॉलम पे में भी लिया जा सकता है, आप उसका प्लॉट बना के देख लेना। तो लेकिन एज के कॉलम पे ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद आपने जो ऑर्गेनाइज डाटा किया है आपने उसको सेव कर लेना है। मैंने इधर डीएफ डॉट सी एस वी, उसके बाद जो टेंटानिक जो फाइल का मैंने जो नाम रखा है उसको कर दिया, फिर इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, किसी इंडेक्सेस को चेंज ना करना, ठीक है। तो अगर मैं अब जाऊँ ना अपनी फाइल्स के अंदर, तो ये मेरे पास प्री प्रोसेस डाटा की फाइल आ गई है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से डेट सी एस वी पे जाकर इसको देख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो ना कि उसने डाटा को जो हमने चेंजिंग की वो सारी चेंजिंग करके इधर आ चुका है। पेयर के कॉलम में चेंजिंग होगी, टीसी होगी। अब मैं फॉर एग्जाम्पल जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है, मैं उसको ये डाटा पास करूंगा ना, तो वो इस पे इजीली मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर सकता है। और क्या कर सकते हैं कि इसमें उसकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो जाएगी इस डाटा से, ठीक है। अगर वो नॉर्मल डाटा को यूज करता है ना, जैसे वो पड़ा हुआ है इसको वगैरह क्लीन किया ईटीसी करके प्री प्रोसेस करके, तो वो उसकी एक्यूरेसी एल्गोरिथम की प्रेडिक्शन की बहुत कम हो जाती है। उसका फायदा ये है, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग का। तो प्री प्रोसेसिंग में चीज फीचर इंजीनियरिंग भी आती है, लेकिन हम उसको अभी देख नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि वो जरा मुश्किल चीज है, तो उसको हम नहीं देख रहे। आपका काम ये है कि मैंने ये 3-4 मेथड तो करवा दिए। आपकी असाइनमेंट ये है कि तो आपने एक तो ये नोटबुक बनानी है, इसके अंदर जो बाकी सारे क्या नाम है ना चीजें, आपने इन चीजों को भी ट्राई करना है, और इस डाटा सेट पे नहीं किसी और डाटा सेट पे ट्राई करना है। तो सिंपल से मैंने ये बताया कि आप यहाँ पर लिखोगे ना जाके एक्सप्लेन, हम इसमें इसको उठा लेते हैं, ठीक है। मैं विंसोर ये जी स्कोर उठा लेता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेन जी स्कोर नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन विद पाइथन, ठीक है। अगर मैं इस पे यहाँ पर रन करूँ ना, तो ये आपको एक्सप्लेन कर देगा। आपने ऐसी चीजें सीख सकते हो इससे जाके ना। इन इन टेक्नोलॉजीज का ये फायदा होता है। तो आपने ये सारी क्या नाम है फंक्शंस को ट्राई करना है अपने डिफरेंट डाटा सेट्स पे, उनको नॉर्मलाइज करके ट्राई करना है। और आपने कोई मेथड एक चूज करना है, ताकि आप मतलब नोटबुक में सारे यूज करने हैं, लेकिन जब आप अपना कोई प्रोजेक्ट करें ना, तो इनमें से एक मेथड यूज करना है। लाइक आउटलाइर्स को भी रिमूव करने के लिए एक मेथड यूज कर लो किसी किसी एक कॉलम पे। अगर दूसरे पे दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक कॉलम पे एक दो मेथड एक बार बार नहीं ट्राई करने, तो वो काम खराब करेगा आपका, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि सारा वो बता रहा है कि वेरिएबल स्केल करना है और ये सब करना है, ठीक है। और वो आपको बाद में इसका कोड भी बता देगा आगे। ये देखो ना, वो जी स्कोर के फंक्शन से ट्राई कर सकते हो, स्टैट से, ये आगे सारी आपको बता रहा है चीजें। तो इसका फायदा ये है चैट जीपीटी का। इस तरह की टेक्नोलॉजीज को यूज अपने काम के लिए करा करो, बातें करने के लिए यूज ना किया करो उनको। आज हमने डाटा रैंगलिंग ही देखनी थी। अगर अब किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे वो पूछ सकते हैं, सही है। तो बाकी मैंने आज यही करना था। कल हम मे भी मशीन लर्निंग को देखेंगे, नहीं तो परसों देखेंगे, सही है, अगर कल क्लास में आई तो।